वेलकम टू केमिस्ट्रिकली। आज हम लोग सॉल्व करेंगे इंग्लिश 2019 पास पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट एजुकेटर्स टुडे कंसीडर्स कंप्यूटर लिटरेसी बीइंग अ नेसेसरी एडिशन टू द बेसिक स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट्स। तो इधर जो है मिस्टेक शुरू में ही हम स्पॉट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिक्र है एजुकेटर्स का, मतलब जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो वर्ब के साथ जो है एस नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने एस लगाया हुआ है, तो सिंपली जो है ये वाला हमारे पास मिस्टेक हो जाएगी। तो करेक्ट क्या हमारे पास होगा, मोस्ट एजुकेटर्स टुडे कंसीडर अ कंप्यूटर लिटरेसी, बिकॉज यहाँ पे हमें एरर को फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो है हमारा सेकंड सेंटेंस है, मच अलाइक द एलिफेंट द मैस्टोडोन वॉज अ फॉरेस्ट ड्वेलिंग एनिमल। यहाँ भी अगर मैं देखूँ तो मुझे जो मिस्टेक नज़र आ रही है वो ऑप्शन नंबर ए में ही नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पे अलाइक की जगह लाइक में चेंज कर दूँ इस वर्ड को, तो मेरा सेंटेंस जो है दैट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। मच लाइक द एलिफेंट द मैस्टोडोन वॉज अ फॉरेस्ट ड्वेलिंग एनिमल। तो अब जो मैंने दोबारा सेंटेंस कहा अलाइक की जगह लाइक यूज़ करके, वहाँ पे मुझे कोई मिस्टेक नज़र नहीं आई, तो इसका मतलब है कि यही मेरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है और यही सेंटेंस में एरर है। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड सेंटेंस पे। द पुलिसमैन रिकग्नाइज्ड द सस्पेक्ट ओनली आफ्टर ही टुक ऑफ हिज सनग्लासेस। तो यहाँ पे एक नोट करने की बात है कि जब भी हम इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे तो देयर इज समथिंग लॉजिक एंड देयर अदर थिंग इज ग्रामर। ग्रामर और लॉजिक में क्या फ़र्क होता है? लॉजिक तो किसी सेंटेंस की बन सकती है। अगर मैं बाहर ममालिक जाऊँ और मुझे अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती है, तो मैं किसी से भी अगर मैं कहूँ आई वाटर, तो वो समझ जाएगा मुझे पानी चाहिए। लेकिन ग्रामेटिकली ये बात रॉन्ग होगी। इंग्लिश में जब भी हम कुछ सॉल्व करते हैं तो हम उसको ग्रामर के एस्पेक्ट से देखते हैं। तो अगर मैं वैसे तो देखूं तो मुझे इस सेंटेंस में कोई ख़राबी नहीं नज़र आ रही है, मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, सही समझ आ रहा है। मगर ग्रामर का रूल होता है कि जब दो भी पास्ट के सेंटेंसेस होंगे, फॉर एग्जांपल पास्ट के कैसे हैं, यहाँ पे रिकग्नाइज्ड आ रहा है, द पुलिसमैन रिकग्नाइज्ड, मतलब पुलिसमैन ने मुलजिम को पहचान लिया जब उसने अपना चश्मा उतारा। तो दो पास्ट के सेंटेंसेस साथ हैं, तो ग्रामर का रूल होता है कि जो सेकंड सेंटेंस होगा उसमें हेड आएगा, और जब हेड आएगा तो टेक की भी थर्ड फॉर्म लगेगी, सेकंड नहीं लगेगी। तो इसलिए इस वाले सेंटेंस में जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा टुक ऑफ, और जो करेक्ट सेंटेंस हमारा होगा, मतलब जो करेक्ट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि द पुलिसमैन रिकग्नाइज द सस्पेक्ट ओनली आफ्टर ही हैड टेकन ऑफ हिज सनग्लासेस। उसके बाद फोर्थ पे आते हैं, द कलर ऑफ हिज आइज आर ब्राउन। तो इधर भी एक बहुत ही सिंपल मिस्टेक है कि जब कलर का जिक्र हो रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो कलर है, आइज नहीं है। तो जो हमारा वर्ब आना चाहिए वो कलर के रिस्पेक्ट से आना चाहिए। तो यहाँ पे आर है जबकि यहाँ पे कलर सिंगुलर है, तो ये नहीं आएगा, इज आएगा। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट एरर है वो है ये। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, द कलर ऑफ हिज आइज इज ब्राउन। उसके बाद लास्ट सेंटेंस पे आते हैं, इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट्स हैव बीन फर्स्ट यूज्ड इन 1870। तो अगर मैं आगे का सेंटेंस पढ़ूँ ही ना तो मैं यहीं से मिस्टेक को स्पॉट कर सकती हूँ कि यहाँ पे एक इन्होंने वर्ड यूज़ किया हुआ है हैव बीन। तो हैव बीन जब भी यूज़ होता है वो किसी भी कंटिन्यूएशन में यूज़ होता है, और अगर मैं आगे का सेंटेंस पढ़ूँ तो यहाँ पे इन्होंने बात की हुई है स्ट्रीट लाइट्स के ओरिजिन की, कि ये पहली टाइम यूज़ कब हुई थी या क्या हुआ था। हैव बीन तो हम ऐसे सिलसिलों में यूज़ कर लेते हैं कि आई हैव बीन गोइंग टू जिम सिंस मंडे, और आई हैव बीन गोइंग टू जिम फॉर 4 years, इस तरह की चीज़ों में कि मैं ये काम करता रहा हूँ या करती रही हूँ। मगर यहाँ पे जो है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज्ड और किसी चीज़ के ओरिजिन से हम इसको नहीं रिलेट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूएशन में नहीं बता रहे वो लोग। तो इसीलिए इसका भी जो करेक्ट एरर है वो हैव बीन होगा, और इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो इस तरीके से भी बन सकता है कि इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट्स वर फर्स्ट टाइम यूज्ड इन 1870 एंड सून रिप्लेस्ड गैस बर्नर लैम्प्स। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा इसका होगा वो भी ए। 1 to 5 हमारे जो क्वेश्चंस थे वो थे हमारे एरर डिटेक्शन के, और अब हमें सेंटेंस कंप्लीशन के सेंटेंस करने हैं 6 ऑनवर्ड्स। तो 6 क्वेश्चन है, अ जजमेंट मेड बिफोर ऑल द फैक्ट्स आर नोन मस्ट बी कॉल्ड हार्श, डेलिब्रेट, सेंसिबल और प्रीमेच्योर। तो यहाँ पे जो मोस्ट सेंसिबल वर्ड जो कि इस डेफिनेशन को डिफाइन करता है वो है प्रीमेच्योर, क्योंकि अगर पिछले जितने भी वर्ड्स की बात करें तो इनकी कोई मीनिंग का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है किसी भी ऐसी चीज़ से जो किसी बात को कहने से पहले सोची जाए या अखज़ की जाए। उसके बाद आ जाते हैं 7th पे, Although it seems to have been a fixture of a square since the city's origin, the produce market actually opened only।
तो यहाँ पे भी एक जिक्र हो रहा है किसी भी सिटी के ओरिजिन का सबसे पहले, उसके बाद द प्रोड्यूस मार्केट, प्रोड्यूस जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं हमारी ज़रूरी आइटम, उसकी मार्केट एक्चुअली ओपन ओनली। तो सबसे पहले अगर मैं सारे ऑप्शंस को विज़िट करूँ तो एंथुजियास्टिकली तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कि जोश के साथ, किसी वलवले के साथ, जुनून के साथ, तो ये तो कोई बात हो नहीं सकती है। तो कोई भी दुकान इस तरीके से तो ओपन होगी नहीं। इलीगली क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बैक सेंटेंस या बैक स्टोरी देखूँ सेंटेंस की, तो वहाँ पे इस तरह का कोई जिक्र नहीं है कि क्राइम या इस तरीके का कोई जिक्र हो, तो इलीगल का वर्ड भी नहीं हो सकता। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं ऑप्शन नंबर डी की, ग्रेशियसली, तो ग्रेशियस भी मतलब अगर मैं वही जिस तरीके से हमने इलीगली को नो किया है इसी तरीके से ग्रेशियसली भी नो होगा, क्योंकि बैक स्टोरी में हमें इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही जहाँ पे इस चीज़ का जिक्र हो। तो जो हमारे पास ऑप्शन बचता है वो है रिसेंटली। तो जो हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रिसेंटली। ऑल्दो इट सीम्स टू हैव बीन अ फिक्सचर ऑफ द स्क्वायर सिंस द सिटीज ओरिजिन, द प्रोड्यूस मार्केट एक्चुअली ओपन ओनली रिसेंटली। MCQ number 8 है, although there is not a great deal we can do to prevent storage of information about ourselves in computer data banks, we are not entirely। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस कंप्लीशन करते वक्त ये देखना चाहिए कि सेंटेंस हमें एक कंप्लीट करना होगा। फॉर एग्जांपल हमें इस सेंटेंस की कंप्लीशन देखनी है, और जो बैक स्टोरी की जो हमें पूरी गिवन होती है ये हमें हेल्प के लिए गिवन होती है कि हम जो अपना ऑप्शन चूज़ करें वो सही चूज़ कर सकें ताकि। तो अगर मैं देखूं कि मुझे सेंटेंस ये कंप्लीट करना है वी आर नॉट एंटायरली, तो अगर मैं पहला देखूं वी आर नॉट एंटायरली इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब है अनअवॉइडेबल, जिस चीज़ को अवॉइड नहीं किया जा सकता, और नेसेसरी हो बहुत। तो ये सेंटेंस जो है वो सेंस नहीं बन रही इस चीज़ की, वी आर नॉट एंटायरली इंडिस्पेंसिबल। उसके बाद निगलेक्टफुल, ये भी सेंस नहीं बन रही है और ना इसका ताल्लुक हो रहा है किसी की बैक स्टोरी से। उसके बाद एनोनिमस, इसका भी कोई लिंक नहीं है क्योंकि यहाँ पे डाटा का जिक्र हो रहा है, स्टोरेज का जिक्र हो रहा है, व्हाट वी कैन डू उसका जिक्र हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते उसका जिक्र हो रहा है। तो एनोनिमस का भी जरूर यहाँ पे कोई काम नहीं है। जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो होगा हेल्पलेस, कि वी आर नॉट एंटायरली हेल्पलेस। यही वाहिद वर्ड है, इसकी दो तरीक़ों से हमें नज़र आता है कि ये जवाब है हमारा, क्योंकि एक तो ये सेंटेंस में सेंस बन रही है कि वी आर नॉट एंटायरली हेल्पलेस, एक सेंटेंस की सेंस भी ये बन रही है, और दूसरा हम इस चीज़ को लिंक भी कर सकते हैं अपनी बैक स्टोरी से, कि वहाँ पे बताया जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कितनी चीज़ों पे हमारी ग्रिप है कितनी चीज़ों पे नहीं है। तो वहाँ पे भी ये हमें जो हेल्प कर रहा है फाइंड आउट करने में हमारा आंसर। तो उसके बाद चलते हैं ऑप्शन नंबर 9 पे, सॉरी MCQ नंबर 9 पे। एमिलिया एयरहर्ट रिकग्नाइज्ड एज अ पायनियर ऑफ एविएशन डैश praise for her successful solo flights as well as her efforts to open the male dominated field to other women। तो सबसे पहले इन वर्ड्स की हम मीनिंग देखते हैं। इस तरह के MCQ सॉल्व करने के लिए हमारी थोड़ी सी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो वैसे तो ऐसा ही होता है कि थोड़ा सा लैग रखना चाहिए, जैसा कि मैंने टिप्स की वीडियोस में कहा है कि 25 आउट ऑफ 25 का टारगेट नहीं रखना चाहिए, 25 आउट ऑफ 20 या 21 का ही टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा लैग रखना चाहिए। एक दो MCQ ऐसे होंगे कि जिनकी वोकेबुलरी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी आपको नहीं आएगी, तो ऐसा हो सकता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो अगर मैं यहाँ पे अगर जिक्र करूँ जो मेन सेंटेंस है मुझे उसको जो करना है वो है फॉर हर सोलो फ्लाइट्स, ये मेरा सेंटेंस है जिसको मुझे कंप्लीट करना है। डैश प्रेज फॉर हर सोलो फ्लाइट्स, तो अगर मैं एम्बोडिड की मीनिंग देखूँ उसका मतलब है विजिबल फॉर्म। गार्नेट का मतलब है गैदर और कलेक्ट, ऑडिट का मतलब है स्टॉक ऑफ वैल्यूएबल आइटम्स, और कंपाइल का मतलब है असेंबली। तो सबको कंपाइल का मतलब तो पता होगा सबको। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो एम्बॉडिड विजिबल फॉर्म प्रेजेस फॉर सक्सेसफुल, ये भी कोई सेंस नहीं बन रही है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं करेक्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर 2 गार्नेट की, तो क्या होगा गार्नेट प्रेज फॉर हर सक्सेसफुल सोलो फ्लाइट्स। तो ये मुझे ऑप्शन बेहतर लग रहा है। तो इसकी मीनिंग क्या बनेगी अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी चूज़ करती हूँ कि गार्नेट प्रेज फॉर हर सक्सेसफुल सोलो फ्लाइट, मतलब जैसे हम लोग उर्दू में कहते हैं कि उन्होंने बहुत दाद समेटी, ये बिल्कुल उसी वर्ड की मीनिंग है, बहुत समेटना। गार्डनर का मतलब कलेक्ट करना। तो और ये जो हमारी जो बैक स्टोरी है, फॉर एग्जांपल एमिलिया हर्ट का, ये जो फर्दर उन्होंने बताया हमें, यही बताया कि उनकी बहुत तारीफ़ की गई है, उन्होंने बहुत अचीवमेंट्स हासिल की हैं, तो ये हमारा सेंटेंस इससे भी रिलेट कर रहा है, तो सब चीज़ों को सिंक्रोनाइज कर रहा है ये। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इस पर कुछ लोग कहेंगे या कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि इसका ऑप्शन कंपाइल क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंपाइल का मतलब भी सॉर्ट ऑफ कलेक्शन होता है, बट देयर इज अ डिफरेंट स्लाइट डिफरेंस बिटवीन कंपाइलेशन एंड कलेक्शन। कंपाइलेशन भी एक कलेक्शन है
लेकिन वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक कलेक्शन है, थोड़ा सा जैसे यहाँ इसकी मीनिंग प्रॉपर असेंबल करना है किसी चीज़ को सिस्टमेटिकली या मैनेज तरीके से उसको कलेक्ट करना। और कलेक्ट एक सिंपल कॉम्प्रिहेंसिव सा वर्ड है जिसकी कोई मतलब किसी सेंस में भी हो सकता है, तो इसलिए जो हमारा जो बेटर या बेस्ट ऑप्शन होगा इधर वो गार्नर्ड होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। और MCQ नंबर 10 है आई टोल्ड यू डैश इट, आई टोल्ड यू टू टच इट। तो ये रॉन्ग है, ये बिल्कुल सेंस नहीं क्रिएट हो रही इसकी। आई टोल्ड यू फॉर नॉट टचिंग इट, ये भी गलत है। आई टोल्ड यू नॉट टू टच इट, तो दिस इज मेकिंग द प्रॉपर सेंस, तो दिस वाई ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, आई टोल्ड यू नॉट टचिंग इट, तो ये भी कोई सेंस नहीं बन रही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 11 ऑनवर्ड्स MCQs में हमें सिनोनिम्स बताने हैं अंडरलाइन वर्ब्स के, तो या वर्ड्स के। तो सबसे पहला हमारा 11th है एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 10 इज़ वेरी अनयूजुअल इन ओलंपिक जजिंग। तो यहाँ पे एक चीज़ का हमें ख्याल ये रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड की डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं इंग्लिश में अगर हम देखें, और वो जो मीनिंग होती है वो उसकी सेंटेंस की या उस जो वर्ड कहीं यूज़ हो रहा है उस हिसाब से उसकी मीनिंग वेरी करती रहती है। तो यहाँ पे भी हमें जो सिनोनिम बताना है, सिनोनिम इज सॉर्ट ऑफ अ मीनिंग ऑफ अ वर्ड। तो यहाँ पे अगर हमें किसी चीज़ की मीनिंग देखनी है तो हमें साथ के साथ सेंटेंस भी देखना है कि वहाँ पे क्या लॉजिक बन रही है और किस सेंस में वो वर्ड यूज़ किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ देखूँ ओवरऑल स्कोर ऑफ 10 इज़ वेरी अनयूजुअल इन ओलंपिक जजिंग, तो यहाँ पे अगर मैं इन चारों ऑप्शन में देखूँ तो कॉम्प्रीहेंसिव नहीं, क्योंकि कॉम्प्रीहेंसिव जो है वो सूट नहीं कर रहा है यहाँ पे किसी चीज़ को। एवरेज स्कोर की अगर हम कहें तो ओवरऑल फिर एवरेज से कोइंसाइड नहीं कर पा रहा है। उसके बाद क्या कहेंगे हम, मैक्सिमम। तो उसके बाद है एक्सेप्शन। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ मोस्ट सूटेड वर्ड जो है वो सूट कर रहा है वो है हमारे पास मैक्सिमम। तो यह है कि एन में अ मैक्सिमम स्कोर ऑफ 10 इज़ वेरी अनयूजुअल इन ओलंपिक जजिंग, तो ये एक सेंस भी क्रिएट कर रहा है। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एवरेज, कॉम्प्रिहेंसिव, एक्सेप्शनल वर्ड यूज़ करती हूँ तो वो वर्ड की तो प्रॉपर मीनिंग हो भी सकता है दे दें, लेकिन वो सेंटेंस की लॉजिक नहीं बन पाएगी। स्कोर ऑफ 10 जो है उसको वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो इस तरीके की चीज़ है। तो ऐसी सूरतों में हमें सिर्फ ये देखना होता है कि सेंटेंस की मीनिंग, वर्ड की मीनिंग भी हो और सेंटेंस की लॉजिक भी क्रिएट हो रही हो। उसके बाद हम आते हैं MCQ नंबर 12 पे। हॉवर्ड ह्यूज वॉज वन ऑफ द सेंचुरीज मोस्ट एक्सेंट्रिक पर्सनस। तो मोस्ट एक्सेंट्रिक का मतलब होता है अनकन्वेंशनल और अनयूजुअल। तो अगर मैं इस मीनिंग को रिलेट करके इसके मिलता जुलता वर्ड यहाँ देखूँ तो वेल्दीएस्ट नहीं, स्ट्रेंजेस्ट हाँ, तो स्ट्रेंजेस्ट ही मेरे पास ऐसा वर्ड है जो कि वे मोस्ट एक्सेंट्रिक को जो है वो रिप्लेस कर सकता है, ना इंटरेस्टिंग ना अनहैप्पीएस्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद MCQ नंबर 13 है सब अर्बन स्कूल आर यूजुअली मोर एफ्लुएंट देन इनर सिटी स्कूल्स। तो एफ्लुएंट की मीनिंग होती है रिच और वेल्दी, तो सिंपली इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। दूसरे जो है ऑप्शंस देखने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज इट्स इजी एज दैट। 14th sentence है the students usually sell apple juice in the fall in order to earn money for their activities। तो एप्पल जूस इसका जो सबसे ईजीएस्ट वे है आंसर निकालने का वो है सिडर, क्योंकि एक बहुत मशहूर ड्रिंक भी है एप्पल सिडरा, तो उससे रिलेटेड भी आंसर आया था। लेकिन अगर हम सिडर की डेफिनेशन देखें तो सिडर एक ऐसी ड्रिंक होती है, एक ऐसी बेवरेज होती है जो कि प्रिपेयर की जाती है एप्पल जूस से, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आते हैं MCQ नंबर 15 पे। सिंस आई हैव बीन इल माई एपेटाइट हैज़ डिमिनिश्ड। तो एपेटाइट का जो ताल्लुक होता है, जैसे हमने एक वर्ड बहुत सुना है, बहुत कहते हैं बुon appetito, तो ये एक इटालियन वर्ड है जिसमें बुon हैप्पी मील खाने से पहले कहते हैं वो एक दूसरे को। तो एपेटाइट का मतलब भी रिलेशन है फूड से, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिज़ायर फॉर फूड। फील ऑफ हंगर या डिज़ायर, इस चीज़ को हम एपेटाइट कहते हैं। और इस चीज़ को हम याद कैसे रख सकते हैं, क्योंकि एक बुon appetito बहुत मशहूर है और वो खाने से पहले कहा जाता है, इसलिए डिज़ायर फॉर फूड, ऑप्शन नंबर बी। 16 ऑनवर्ड सेंटेंसेस में हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है विद द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पे एक बात जो नोट करने वाली है वो वही है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सेंटेंस की मीनिंग
या लॉजिक और ग्रामेटिकली उसके करेक्ट होना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। आप अपने किसी को कोई भी बात टूटी फूटे लफ्ज़ों में समझा सकते हैं, मगर वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होगी। हाँ, लॉजिकली सही हो सकती है, सामने वाले को समझ भी आ सकती है, लेकिन वो ग्रामर वाइज सही नहीं होगी। तो यहाँ पे जो हमें जितने भी सेंटेंस कंप्लीशन करनी है वो ग्रामर को मद्देनज़र रखते हुए करनी है। तो अपना 16th क्वेश्चन देखते हैं हम। उस पर लिखा है वाइल अटेम्प्टिंग टू रीच हिज होम बिफोर द स्टॉर्म द बाइसिकल ऑफ जॉन ब्रोक डाउन। तो ये भी रॉन्ग है बिल्कुल। इट हैपेंड दैट जॉन्स बाइक ब्रोक डाउन, ये भी गलत है। जबकि इन दोनों को अगर देखा जाए तो मीनिंग में या समझ आ रहे हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन ग्रामेटिकली रॉन्ग है। उसके बाद ऑप्शन डी है द स्टॉर्म कॉट जॉन। नो, ये भी हो सकता है, लेकिन जो अगर हम पिछला सेंटेंस देखें तो उसमें इस तरह की कोई बात नहीं की जा रही है जिससे हम इसको रिलेट करें और कंटिन्यू करें। तो सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जो कंटिन्यू भी करे। तो लास्ट को अगर हम रिलेट करते हैं वाइल अटेम्प्टिंग टू रीच हिज होम बिफोर द स्टॉर्म जॉन हैड एन एक्सीडेंट ऑन हिज बाइसिकल, तो सबसे ज़्यादा जो सेंस क्रिएट कर रहा है वो ऑप्शन नंबर डी क्रिएट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ई इज आवर करेक्ट। इट शुड बी डी एंड इट शुड बी सी it should be B. Sorry. Now, question number 17th. Dash was the day before yesterday. The Francis Independence Day was the day. तो ये दादा रिपीट हो रहा है, बिल्कुल सेंस क्रिएट नहीं कर रहा। मे बी सेंस क्रिएट कर रहा हो, लेकिन ग्रामर के हिसाब से तो बिल्कुल ही इलीगल है। द डे ऑफ फ्रेंच डे, सिंपल डे, दा वाली बात आ गई, दादा रिपीट हो रहा है। द डे ऑफ फ्रेंच इंडिपेंडेंस वॉज द डे, और यहाँ पे डे का वर्ड भी रिपीट हो रहा है यहाँ भी। तो उसके बाद है फ्रेंच इंडिपेंडेंट डे और लास्ट ऑप्शन है फ्रांस इंडिपेंडेंट डे। तो सबसे बड़ी बात कि जो इंडिपेंडेंस डे होता है वो नेशंस का नहीं होता। फ्रेंच एक नेशन है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। फ्रांस में रहने वाले लोगों को फ्रेंच कहा जाता है, जबकि फ्रांस एक कंट्री है, तो कंट्रीज़ का इंडिपेंडेंस डे होता है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में करेक्ट ऑप्शन डी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कंट्री का नेम यूज़ कर रहा है, और इंडिपेंडेंस डे जो होता है वो होता ही कंट्री का है। तो इसलिए अवर ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो करेक्ट है। तो दोनों में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Question number 18 is Lee contributed $50 but he wishes he could contribute one other $50. No. The same amount also, ये तो बिल्कुल ज़्यादा नो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश इंग्लिश है। Another 50 और more $50. तो जो इसका स्मार्टेस्ट आंसर है और जो ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगर इसको हम सेंटेंस में पुट करें तो क्या सेंटेंस बनेगा? ली कंट्रीब्यूटेड $50 बट ही विशेस ही कुड कंट्रीब्यूट अनदर 50। तो ये स्मार्टेस्ट और मोस्ट लॉजिकल आंसर है टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। उसके बाद आते हैं नाइदर जेन नॉर हर ब्रदर्स डैश अ कंसेंट फॉर्म फॉर टुमारोज फील्ड ट्रिप। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है वो है कि यहाँ पे जिक्र है जेन का, यहाँ जिक्र है ब्रदर्स का। तो यहाँ पे जो नीड आएगा, इतना तो पता है कि हमें ऑप्शन बी, ए और बी में से होगा, ये तो दोनों हैं ही रॉन्ग। अगर हम सेंटेंस को देंगे इतनी तो लॉजिक समझ आ रही है। तो यहाँ पे नीड्स आएगा या नीड आएगा। तो एक बात याद रखनी है कि नाइदर या ईदर टाइप के जो भी सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे तो जो वहाँ पे वर्ब आएगा, मतलब ये जो वर्ब है ये किसकी रिस्पेक्ट से आता है? ये सेकंड सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट से आता है। क्यों? क्योंकि इनमें दो सब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ देखूँ, ये है मेरा सब्जेक्ट 1 और ये है मेरा सब्जेक्ट नंबर 2। तो इस रूल को अपने आप से बांध के रख लेना है कि जब भी इस तरह का सेंटेंस होगा, इस तरह का कंजक्शन यूज होंगे, फॉर एग्जाम्पल नीदर या ईदर, तो वहाँ पे जो भी वर्ब यूज होगा वो सेकंड सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट से होगा। तो क्योंकि मेरे सेकंड सब्जेक्ट में है एस, दे आर प्लूरल ब्रदर्स, तो यहाँ जो मेरा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नीड। नाइदर जेन नॉर हर ब्रदर्स नीड अ कंसेंट फॉर्म फॉर टुमारोज फील्ड ट्रिप। तो द ऑप्शन करेक्ट इज ए। The rabbit scurried away in a fight when it heard the movement in the bushes. The movement among the bushes have been heard after it was hearing moving। तो ये तो पहले ही रॉन्ग है क्योंकि इसकी तो ये है ग्रामेटिकली रॉन्ग, मूविंग हेयरिंग। when he has heard that something moved in the bushes। तो इस सेंटेंस की जो परफेक्ट कंप्लीशन हो रही है वो हो रही है ऑप्शन नंबर ए से कि द रैबिट स्करीड। तो स्करीड की मीनिंग सबसे पहले होती है कि तेज़ तेज़ चलना, छोटे छोटे पाँव से, छोटे छोटे कदम से तेज़ भागना या चलना। तो द रैबिट स्करीड अवे इन अ फाइट व्हेन इट हर्ड द मूवमेंट इन द बुशेस।
तो यही मेरे पास जो है वाहिद ऑप्शन है जो कि मुझ सेंस क्रिएट कर रहा है। अगर मैं इसको भी फॉर एग्जांपल कंसीडर करूं ऑप्शन नंबर बी को, द रैबिट्स करीड अवे इन द फाइट। अब यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल कि द फाइट द मूवमेंट अमंग द बुशेज हैव बीन हर्ट। तो ये ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्शन क्रिएट नहीं हो रहा है। अगर मैं लास्ट ऑप्शन की बात करूँ तो द रैबिट्स करीड अवे इन द फाइट व्हेन ही हैज़ हर्ट दैट समथिंग मूव्ड इन द बुशेज। तो यहाँ पे पास्ट का जिक्र हो रहा है और यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का जिक्र इन्होंने किया है। तो इसकी वजह से यहाँ पे सेंस नहीं क्रिएट हो रही है। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स जो है वो हमारे पास है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग पैसेज, जो कि एक सॉर्ट ऑफ न्यू थिंग होती है फॉर कराची बोर्ड स्टूडेंट। डिफरेंट बोर्ड के स्टूडेंट्स तो इससे काफ़ी फेमिलियर होते हैं, तो उनको काफ़ी टिप्स आती हैं इस चीज़ की। जो बेहतरीन टिप अगर मैं कहूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के लिए किसी भी जगह के लिए, फॉर एग्जांपल आइदर दैट इज़ फॉर आइल्स, सेट और एनी एडमिशन टेस्ट, तो जहाँ भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो तो वहाँ पे आप एक चीज़ लाजमी करें, वो ये होती है कि उसको 2 टाइम्स रीड करें। तो इस 2 टाइम्स रीड करने से आगे से कोई कह सकता है मुझे कि इतना टाइम नहीं होता कि किसी चीज़ को 2 टाइम रीड किया जाए। तो उसकी ये टिप है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप उसको स्किम करें, उसको बिल्कुल प्रॉपरली नहीं पढ़ें, रुक रुक के नहीं, उसको बिल्कुल ऐसा जल्दी जल्दी वाला पढ़ें, बिल्कुल जल्दी जल्दी वाला पढ़ें, पढ़ लें पूरा सेकंड्स में। उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट में उसको पढ़ें। अगर आप एक ही गो में उसको बहुत थॉरोली पढ़ते हैं तो वो वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती। ये चीज़ आप प्रैक्टिस करके ट्राई कर सकते हैं कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, और एक को ऐसे सॉल्व करें कि उसको सिर्फ एक ही बार पढ़ा है टोटली, और दूसरे को ऐसे सॉल्व करें कि उसको आपने पहले स्किम किया एंड देन उसको थॉरोली रीड किया, तब उसको सॉल्व करें। आपको खुद डिफरेंस फील होगा और आपको ये चीज़ भी फील होगी कि अब जो आपने 2 टाइम्स रीड करके किया उसमें टाइम भी कम बच रहा है, क्योंकि आपको बार बार जाना नहीं पड़ रहा। क्योंकि आप जब किसी चीज़ से 2 टाइम गुजरते हैं, किसी चीज़ को 2 टाइम देखते हैं, आपकी जहन में वो चीज़ बैठती जाती है और आपको पता होता है कि कौन सा आंसर कहाँ होगा। दूसरी चीज़, इसके जो भी आंसर्स होंगे, ख़ासतौर पर अगर मैं एनईडी के टेस्ट की बात करूँ, क्योंकि इसका डिफ़िकल्टी लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो इसके तमाम आंसर्स जो होंगे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होंगे। मतलब जो पहला क्वेश्चन होगा उसका जो आंसर आपको मिलेगा वो शुरू में ही मिलेगा, जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसका मिड में कहीं मिलेगा, और जो आखिरी क्वेश्चन होंगे वो लास्ट में कहीं मिलेंगी। कोई एक्सेप्शन ऐसी हो सकती है, फॉर एग्जांपल आपको समराइज़ करना है या टाइटल देना है किसी भी पैरा को, तो वो एक्सेप्शन हो सकती हैं कि जिनका जो है वो ऑर्डर से कोई ताल्लुक नहीं होगा, वरना बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे पैसेज रिलेटेड वो आपको इसी ऑर्डर में मिलेंगे। तो जैसे अगर मैं पहला क्वेश्चन देखूँ इस पैसेज का, जो कि है द मेन पर्पस ऑफ दिस पैसेज इज़ टू, तो क्योंकि अगर आपने ये पैसेज अगर पढ़ा है, तो अगर हम इसको सॉल्व, आई कंसीडर कि आपने ये पैसेज थोड़ा सा पढ़ लिया है, कि टू एनकरेज द पीपल टू एक्सरसाइज, टू डिस्क्राइब अ पॉपुलर एक्टिविटी, टू मेक fun of runners in costume and give reason for the popularity of the foot race। तो यहाँ पे मैं कहूँ तो मैंने कहा जैसे मुझे शुरू में आंसर मिलेगा, तो इसका आंसर मुझे यही नज़र आता है कि फुट रेसिंग इज़ अ पॉपुलर एक्टिविटी। यहाँ पे बिल्कुल आपको सेकंड थॉट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है कि इतने, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि एनईडी के इंग्लिश का डिफ़िकल्टी लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता, जो कि समझ भी आ गया होगा आपको पीछे देख के, कि ये ना हो कि आप कहें कि इतना प्रॉपर या डायरेक्ट आंसर यहाँ पे कैसे हो सकता है, इसमें ज़रूर कोई लॉजिक छिपी होगी और इनमें से कोई दूसरा ऑप्शन होगा। इस तरह की चीज़ों में आपको नहीं जाना है। अगर यहाँ पे ये चीज़ लिखी है एंड आपको नज़र आ रहा है कि इसके अलावा कोई ऐसी दूर दूर तक चीज़ नहीं है जो मेरी इस क्वेश्चन को आंसर कर रही है, तो इसका मतलब यही आंसर है आपका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो होगा टू डिस्क्राइब अ पॉपुलर एक्टिविटी विद इन अ स्पेसिफिक रीजन। सेकेंड क्वेश्चन है पैसेज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड बाय द ऑथर। तो सबसे पहला है, अगर हमने पूरा पैसेज पढ़ा होगा तो हम इन ऑप्शंस को पढ़ते हैं। देन फुट रेस अपील टू अ वैरायटी ऑफ पीपल, तो हाँ इस चीज़ का भी जिक्र उन्होंने किया हुआ है कि किस किस तरीके के लोग आते हैं, किस किस एज के लोग आते हैं, कौन कौन से इदारों के लोग आते हैं, सबका जिक्र उन्होंने किया। इसके बाद वॉकर्स कैन कॉम्पीट फॉर प्राइस, हाँ इस चीज़ का भी इन्होंने जिक्र किया है। ज़ाहिर बात है कोई भी चीज़ होगी, कोई कंपटीशन होगा, कॉम्पिटिटिव जैसे यहाँ पे इन्होंने वर्ड मेंशन किया, तो ये इस चीज़ को स्पेसिफाई कर रही है कि हाँ कोई प्राइस का जिक्र है। उसके बाद है एंटरिंग अ रेस इन अ वे टू गिव सपोर्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे इन्होंने इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज का भी जिक्र किया है कि इन एक्टिविटीज़ के थ्रू यहाँ पे फंड्स कलेक्ट किए जाते हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन इज रनिंग इज़ अ गुड वे टू स्ट्रेंथन हार्ट। तो अगर हम इस पूरे पैसेज को पढ़ें तो यहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं लिखी है इंसान की हेल्थ से या मेडिकल चीज़ से रिलेटेड, तो दैट इज़ वाई दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज इसका यहाँ पे कहीं पे दूर दूर तक जिक्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है एज यूज्ड इन लाइन 7 द वर्ड स्ट्रॉलर रेफर्स टू। तो सबसे पहले यहाँ ये लोग इस लाइन से रेफर करना चाह रहे हैं। लाइन 7 यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये मैंने अपने हिसाब से इसका फॉन्ट एडजस्ट किया है, तो जाहिर है लाइन की डिफरेंस अलग हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इस लाइन का पूछ रहे हैं लोग, द पीपल ऑफ ऑल एजेस फ्रॉम दोज ऑफ लेस देन 1 ईयर हु मे बी पुश्ड इन स्ट्रॉलर्स इन दोज इन देयर 80s एंटर इनटू द स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में इन्होंने वैरायटी ऑफ पीपल का जिक्र किया है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इंसान जो है वो पार्टिसिपेट करता है इस एक्टिविटी में। तो यहाँ पे स्ट्रॉलर का तो मतलब सबको पता ही है कि होता है क्या है, सबके घर में या अपने देखे हो बच्चे होते हैं उनको स्ट्रॉलर पे मूव किया जाता है। तो स्ट्रॉलर का आंसर होगा हमारे पास कोई भी कैरेज। तो यहाँ पे आंसर व्हील चेयर जो है वो रॉन्ग, क्रिब्स तो नहीं हो सकता, वेगन भी नहीं है, तो जो करेक्ट आंसर है वो कैरेज। व्हील चेयर इसलिए नहीं होगा बिकॉज व्हील चेयर इज स्पेसिफिकली अ थिंग दैट हैज़ अ चेयर एंड व्हील्स, बट स्ट्रॉलर जो भी है वो कोई भी ऐसी चीज़ होती है, मतलब व्हील चेयर भी स्ट्रॉलर हो सकती है बट नॉट एवरी स्ट्रॉलर इज अ व्हील चेयर। तो किसी भी तरीके के कोई भी कैरेज, किसी चीज़ को भी कैरी करने के लिए जो भी यूज़ की जाए हमारे पास छोटी सी व्हीकल या छोटी मैनुअल व्हीकल, उसको स्ट्रॉलर कहा जाता है। दैट इज़ वाई हम आंसर जो यूज़ करेंगे वो करेंगे कैरेज, और इसीलिए हम व्हील चेयर का आंसर नहीं करेंगे बिकॉज व्हील चेयर इज़ अ वेरी स्पेसिफाइड थिंग विच इज़ यूज्ड ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने पूछा है कि विच इज़ नॉट मैंशन इन द पैसेज। तो ऐसा एक क्वेश्चन पिछला भी गुजर चुका है, तो इसे देखते हैं। तो है यहाँ पे जिक्र किया कि सम रनर्स लुक लाइक एल्विस प्रेस्ले। इस चीज़ का इन्होंने यहाँ जिक्र किया हुआ है, तो ये चीज़ तो है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद है कि सम रनर्स वर रेडी टू पुट आउट अ फायर। इस चीज़ को अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया हुआ है इस लाइन में, 1 year there was a group of men who dressed like Elvis Presley, ये तो हमारा करेक्ट हो चुका है। Another group consisted of firefighters who were tied together in a long line and who were carrying a fire hose। तो यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ तो जिक्र जो हुआ है वो मेनली है कॉस्ट्यूम का या किस तरीके के लोग आए हुए थे। ये जिक्र नहीं हुआ कि वहाँ पे लोग जो है वो फायर फाइटिंग या आग को बुझाने आए थे, क्योंकि ना आग का जिक्र है ना किसी इस तरह की चीज़ का जिक्र है। अगर जिक्र है तो एक ये बताने का है उनका मकसद कि फायर फाइटर आए हुए थे और उन्होंने अपनी जो कन्वेंशनल क्लोथिंग है, उनकी जो कन्वेंशनल इक्विपमेंट है, उन्होंने उनको लिया हुआ था ताकि वो लोग अलग से नजर आए। तो ये ऑप्शन भी एक पोटेंशियल कैंडिडेट है करेक्ट होने के लिए, बट दूसरे ऑप्शंस भी देखते हैं कि सम रनर्स वर पार्टिसिपेटिंग इन अ वेडिंग। तो यस इसका भी जिक्र है, ये भी करेक्ट है, इसका भी जिक्र है। सम रनर्स वर सीरियस अबाउट द विनिंग, तो इस चीज़ का तो ऑलरेडी है कि कुछ लोग जो हैं वो शुरू में भी जिक्र हो चुका है कि वो बहुत ही एंथुजियास्टिक थे इस चीज़ के लिए और वो बहुत जो है वो प्रिपरेशन वगैरह कर रहे थे। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी सम रनर्स वर रेडी टू पुट आउट अ फायर। क्वेश्चन नंबर 25 है, पैसेज का 5th है और इस पूरी पास्ट पेपर का लास्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पैसेज। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का जैसे मैंने जिक्र किया तो वो होता है कि फ्रॉम लीस्ट इम्पॉर्टेंट टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिस्टमैटिक वे में या तरतीब से। तो यहाँ पे अगर मैं जिक्र करूँ या मैं देखूँ इस पैसेज को, तो यहाँ पे पैसेज जो है एक जनरली किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है, ना कोई इवेंट का जिक्र किया गया है ना किसी चीज़ को स्पेसिफिकली। तो ये मेरा ऑप्शन करेक्ट नहीं है बिकॉज यहाँ पे एक जनरल ओवरव्यू दिया गया है जिसमें हर बात ही इंपॉर्टेंट है और किसी बात का दूसरी बात से ऐसा डायरेक्ट लिंक नहीं है कि एक जो है वो मेरे पास रिलेशन फॉर्म हो रहा हो, एक जो है वो सिस्टम बन रहा हो। उसके बाद है स्पेसिफिक टू जनरल, तो ऐसा भी नहीं है, सारी बातें जो है वो स्पेसिफिक हैं क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं मेंशन है। ऐसा नहीं है कि ये वाली बातें ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट और ये वाली बातें कम इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं है। अगर मैं दोनों पैराग्राफ में भी देखूं तो दोनों में ऐसी बातें हैं कि दोनों जनरल हैं, दोनों मतलब एक ही कैपेसिटी की हैं, दोनों एक ही इंटेंसिटी की हैं, उन दोनों की इंफॉर्मेशन में या उन दोनों का जो रिलेशन है कॉन्टेक्स्ट है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये मेरा ऑप्शन ये भी रॉन्ग है। उसके बाद है कॉज एंड रिज़ल्ट। तो कॉज एंड रिज़ल्ट को मैं देखूँ तो यहाँ पे ऐसी भी कोई बात नहीं है
क्योंकि रिज़ल्ट के तो यहाँ पे कोई ज़िक्र है ही नहीं कि ऐसा करने से ऐसा हुआ या ये हुआ तो इसकी वजह से ये हुआ। इस तरह की भी कोई यहाँ पे कहानी नहीं की गई है, ना इस किस्म की कोई भी बात मेंशन है। अगर बात मेंशन है तो वो सिंपली उन्होंने इसके रिलेटेड चंद बातें बताई हुई हैं। लास्ट है हमारे पास स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पल। तो हाँ, अगर मैं इस चीज़ को कंसीडर करूँ तो यहाँ पे ऐसा हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये लोग जिक्र करते हैं कि अगर मैं इस सेंटेंस को देखूँ फॉर एग्जाम्पल कि पीपल ऑफ ऑल एजेस वर देयर, तो यहाँ पे इन्होंने पहले ये कहने की कोशिश की कि हर एज का इंसान था। उसके बाद इन्होंने आगे बताया भी कि इतनी उम्र के बच्चे भी थे और इतने बड़े भी लोग थे। तो इन्होंने अपनी बात को जो है वो एग्जाम्पल से जस्टिफाई कर दिया। उसके बाद इन्होंने जिक्र किया कि वेरियस पीपल आए, तो उसके बाद इन्होंने बता दिया कि स्ट्रीट पीपल, कॉलेज कैंपस के थ्रू ये जो लोग गुजरे उस वहाँ के लोग आए। उसके बाद ये लोग जिक्र करते हैं कि लोग डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स में आए, लोगों ने चीज़ें जो है वो उसमें सेलिब्रेट की। तो उसके बाद इन्होंने बता दिया कि कॉस्ट्यूम्स का जिक्र भी कर दिया, और यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि लोगों ने डिफरेंट चीज़ें भी की। जैसे जिस बात का इन्होंने जिक्र किया है शुरू में, उसकी फ़ौरन एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया आके। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पल, क्योंकि जो बात इस पैसेज में की गई है फ़ौरन उसकी एग्जाम्पल से उसको जस्टिफाई किया गया है। This is all for this video. If you have any suggestion or query, just hit us up through the mail or through Facebook. And thanks for watching. Good luck.